तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको उस शख्स की कहानी सुनाएंगे जो किस तरीके से एक गैंगस्टर बनने का सपना लेने लगा और उस सफर में उस आदमी ने क्या क्या किया, किस किस्म के हैरत अंगेज कारनामे किए और उसकी ज़िंदगी में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आप आज के दिन में बहुत चर्चित और एस्टेब्लिश्ड गैंगस्टर्स की ज़िंदगी में देख रहे हो। मैं इस शख्स की कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि ये आदमी एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल है। इसकी अकेले की कहानी में वो सब कुछ है जो आप आज के गैंगस्टर्स की कहानी में देखते हो, सुनते हो। मसलन कैसे एक पढ़ा लिखा आदमी, यंगस्टर, जिसका कोई प्रीवियस क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, बस दिमाग में फितूर आता है कि मुझे गैंगस्टर बनना है और उसके लिए वो स्टडी करता कि गैंगस्टर जो पहले थे कैसे ऑपरेट करते थे, शुरुआती दिनों में अपनी एक अलहदा डिफरेंट पहचान कैसे बनानी है। तो उस आदमी को शायद मुंबई अंडरवर्ल्ड के उस ज़माने के सबसे बड़े सरगना बाबिया खोपड़े का ख्याल आया होगा। बाबिया खोपड़े वो शख्स जो एक ज़माने में गोल्डन गैंग चलाता था, जब मुंबई में गैंग्स के नाम इसी किस्म के हुआ करते थे, कोबरा गैंग, गोल्डन गैंग, इस किस्म के नाम। तो गोल्डन गैंग का सरगना बाबिया खोपड़े मशहूर इसलिए था और उसके गैंग का नाम गोल्डन गैंग इसलिए पड़ा था कि उसके सब साथी बहुत बड़ी मात्रा में सोना अपने बदन पे पहनते। मोटी मोटी सोने की चेन, हर उंगली में अंगूठी, ब्रेसलेट, बड़े बड़े कड़े और गले में बड़ी मोटी माला, एक नहीं कई कई मालाएं, चेन सोने की, गोल, चपटी, चौड़ी, पतली, भारी। ये एक स्टेटस सिंबल था गैंगस्टर्स का। जितना ज़्यादा सोना पहना होता था उतना बड़ा गैंगस्टर माना जाता था। मैंने सब वो गैंगस्टर अपने ज़माने में देखे हैं जिसको उनका सोना देख के ही आप पहचान जाते थे कि ये आदमी 2 नंबर के धंधे में है, या तो खुद गैंगस्टर है या गैंगस्टर्स का साथी है। तो इस शख्स ने सबसे पहले तो उस किस्म का सोना पहनने शुरू किया। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ आज और आने वाले दिनों में और भी दिखाएंगे कि कैसे उसने सोना पहन के एक गैंगस्टर होने का आगाज़ किया। उसके बाद हथियारों की प्रदर्शनी। जब तक लोगों को ये पता ना हो कि आपके पास हथियार हैं तो आपसे डर नहीं लगता किसी को, आप लोगों में दिल में दहशत नहीं क्रिएट कर सकते। तो इस शख्स ने उसी तरह अपने हथियारों के साथ तस्वीरें खींच के सोशल मीडिया पे डालनी शुरू की। अब ये वो चलन है जो आज आप देखते हो। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, देवेंद्र बबीहा गैंग के लोग, जग्गू भगवानपुरिया गैंग के लोग, या इसी किस्म के और जितने गैंगस्टर पंजाब में हैं, यूपी में हैं, नीरज बवाना के लोग, इनकी अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो आज के दिन जो लोग कर रहे हैं, जिस शख्स की मैं कहानी सुना रहा हूँ उसने बहुत साल पहले उसी तरीके के कारनामे करने शुरू कर दिए थे। अपना नाम गोलियों से लिखना, हैप्पी बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए हथियारों के साथ नमाइश करके लगा के टेबल के ऊपर गोलियों से हैप्पी बर्थडे लिखना, साथ में अपनी पिस्टल रिवॉल्वर रख के
उनके साथ फोटोआँ खींचना, सेल्फीज लेना और उनको सोशल मीडिया पे डालना आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आज गैंगस्टर्स की सबसे ज़्यादा भर्ती सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। जितना इस्तेमाल सोशल मीडिया को किया जा रहा है उतना शायद दूसरे मीडिया को नहीं किया जा रहा। तो इस शख्स ने वो भी सबसे पहले किया, वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। उसके बाद न्यूज़ को कैसे हैंडल करना है, न्यूज़पेपर की, टीवी की खबरों में कैसे आना है, उसके लिए कुछ सनसनीखेज काम करने पड़ते हैं। इस शख्स ने वो भी किए। कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग उसके काफ़ी हैं मेरे पास, जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के लिए आपको 2-3 आज के इस एपिसोड के साथ दिखा रहा मीडिया का इस्तेमाल कैसे होता है। तो आपने देखा कि गैंगस्टर अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को एक ब्रांड, क्रिमिनल ब्रांड बनाने के लिए किस किस्म के हथकंडे अपनाते हैं। ये एक केस स्टडी है। आने वाले कुछ दिनों में इस शख्स की पूरी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि वो पूरे के पूरी अंडरवर्ल्ड की गैंगस्टर्स की वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है, उनका एक चेहरा बनता है। उसके बाद वो शख्स, अब उसको लगा कि ये सब कुछ होने के बाद मेरे पास बहुत सारे हथियार होने चाहिए, बहुत बड़ा गैंग होना चाहिए और उस गैंग के साथ मैं एक बड़ा गैंगस्टर बन सकता हूँ। उसके लिए वो आदमी प्लान करता, मुंबई से चल के उत्तर प्रदेश में जाके एक शहर में एक गन हाउस में डकैती डालता है आधी रात को। 6 आदमी मुंबई से उसके साथ जाते हैं, जो उसने खुद अपना सोशल मीडिया पे असर सुख दिखा के, नए लोग जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उसके लिए गाड़ियां भी चोरी की जाती हैं, ताकि अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो पकड़े जाओगे। उनका नंबर प्लेट चेंज करके उनको मुंबई से लेके जाया जाता है और उन गाड़ियों के अंदर ले जाने के पहले कैविटीज़ बनाई जाती हैं, जिनके अंदर हथियार छुपा के लाने थे। होल बनाए जाते हैं, उनमें जगह बनाई जाती है, अल्टर किया जाता है इंटीरियर को। देखिए कहाँ तक प्लानिंग करते हैं ये लोग। वो गाड़ी लेके उत्तर प्रदेश जाया जाता है और आधी रात को उस गन हाउस में डकैती डाली जाती है, शटर के ताले तोड़े जाते हैं और उनमें से बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हथियारों का, उनमें सिंगल बैरल गन, डबल बैरल गन, रिवॉल्वर, पिस्टल और 2 सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स उस गन हाउस दुकान से चुरा के उस गाड़ी में छिपा के वापस मुंबई की तरफ चलता है। कितने हथियार थे उसमें आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड में। अगर वो हथियार मुंबई पहुंच जाते और इस आदमी का नेक्स्ट कार्यक्रम जो था, अगली जो प्लानिंग थी, वो शुरू हो जाती, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने बड़े गिनती में हथियारों के साथ वो शख्स क्या 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 कर लेता। उसके बाद बात यही ख़त्म नहीं होती। अंडरवर्ल्ड के लिए और क्या क्या चाहिए होता है। बड़े लोगों से दोस्ती, पॉलिटिशियन से दोस्ती, वो काम भी इसने कर लिया। मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे पास पूरी डिटेल है किस तरीके से उसने 2 बड़ी पार्टीज़ के नेताओं के साथ दोस्ती हासिल की। उनकी तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया पेज पर डाली और सोशल मीडिया में भी वो इंस्टाग्राम या फेसबुक या एक उसने स्पेशल और ग्रुप बनाया हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप, एक और भी कुछ ऐसे
सोशल मीडिया के साधन, उनके ऊपर वो सब पोस्ट डाल के अपने रुतबे को ऊंचा दिखाने की कोशिश की। और उसके साथ साथ उन लोगों के साथ पार्टीज भी अटेंड की, उनकी फोटोग्राफ भी उसने सोशल मीडिया पे डाल दी। तो लोग सोचने लगे कि ये आदमी तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, इतना सारा सोना पहना हुआ है बदन पे, उसके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां रखना शुरू किया, SUVs, अपनी पर्सनल गाड़ियां, और उन गाड़ियों के अंदर अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठ के साथ वाली आगे वाली सीट के ऊपर हथियार रख के वो तस्वीरें भी इसने सोशल मीडिया पे डाली। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर चीज़ आदमी के सोचने के मुताबिक नहीं होती। अब जेल जाना बाकी था, तो ये शख्स भी जेल पहुंच जाता है। अब जेलों में क्या होता है उसके पूरे सबूत हम आपको दिखाएंगे, जो इस शख्स के साथ जुड़े हुए थे और हमारे हाथ लग गए, इसलिए हम आपको शेयर कर सकते हैं। यह आदमी अपनी जेल के सेल में मोबाइल फ़ोन से अपने अंदर की वीडियोस बना के शेयर करता है अपने ग्रुप के साथ। अब देखिए कि जेलों में मोबाइल फ़ोन का चलन कोई नई बात नहीं है। आप सब ने पिछले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई की पंजाब की एक जेल में एक पत्रकार के साथ इंटरव्यू सुनी, और उसके साथ ही कितना बड़ा बवाल पैदा हुआ कि आज भी लोग इस बात की इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब सरकार इसका पता चलाए कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ हुई थी। हालांकि जिस जेल में वो बंद है उस जेल के सुपरिटेंडेंट ने डिनाई किया है कि ये रिकॉर्डिंग मेरी जेल की नहीं है, लेकिन अगर आपकी जेल की नहीं है तो किसी और जेल की तो होगी। लेकिन पंजाब सरकार आज तक चुप है, और उसी मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो मैसेजेस भेजता है अपने घर वालों को, और मैसेजेस अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स अपने सेल के अंदर से और सेल के उस जंगले के बाहर जो जेल में हो रहा है वो भी दिखा रहा है। पूरी जेल के अंदर का जो तस्वीरें हैं वो शेयर कर रहा है, और एक बार वो हाथ ऊंचा करके दिखाता है तो उसमें एक नहीं दो दो मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में नजर आ रहे। अब देखिए कोई छोटा मोटा आदमी होता तो उसको उत्तर प्रदेश की जेल में, आदमी मुंबई का रहने वाला, पकड़ा गया यूपी में, तो वहाँ की जेल से अगर उसका इतना असर सूख चल सकता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए जेलों में करप्शन किस हद तक होगी। तो ये सब भी एक आजकल अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है। जितनी प्लानिंग्स आजकल जेल में बैठ के हो रही हैं उतनी प्लानिंग्स शायद बाहर बैठ के क्रिमिनल्स नहीं कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला का केस आपने देखा, पूरी प्लानिंग जेल में बैठ के की गई, और अब सलमान खान को जान से मारने की धमकियां भी जेल से बैठ के दी जा रही। तो ये शख्स जेल में घूमते घूमते मुख्तार अंसारी के टच में भी आ जाता है। अब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का भी सरगना और जेलों का भी सरगना, हर जेल में अंसारी के सेल, उसके कंटैक्ट्स हैं, उसके आदमी हैं, कैदी भी और सुपरवाइजरी स्टाफ भी। अब अंसारी के साथ नाम जुड़ने के बाद इस शख्स को और फैसिलिटीज़ मिलने लग गई। यही नहीं, उसके चलते हुए जब कभी थोड़े दिनों के लिए बाहर आता है जेल से, केस खत्म होने के बाद या जमानत के बाद या फरलो पे या किसी तरीके से, तो ये आदमी अपने इलाके में दहशत का माहौल बनाता है, लोगों से रंगदारी मांगने लगता है। हालांकि इसको कोई ज़रूरत नहीं है लोगों से पैसा मांगने की,
अपना पैसा बहुत है, लेकिन अपनी दादागिरी दिखानी, गैंगस्टर बनना है, भाई कहलाना है। और उसने एक अपने सर्कल में ये बात फैलाई कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड का मैदान खाली है, साफ है, मैं दूसरा दाऊद बन के दिखाऊंगा। तो ये भाई साहब चले दूसरा दाऊद बनने। अपने इलाके के एक आदमी से 5 लाख की फिरौती मांगी। उस आदमी ने डरा नहीं, क्योंकि इसी के इलाके का था, उसको शायद पूरी हकीकत पता थी। उसने पैसा देने से मना कर दिया और पुलिस को कंप्लेंट कर दी कि मेरे से ये बाप बेटा। यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता दे कि जैसा बाप वैसा बेटा। इसका बाप वो भी कई केसों में अरेस्ट हो चुका है, हथियारों के चलन में, धमकीबाजी में, दादागिरी और फ्रॉड केसेस। वो जेल की सज़ा काट चुका, आज भी शायद किसी जेल में है वो। खैर, तो उस शख्स की शिकायत पे पुलिस ने एक बार फिर बाप बेटा दोनों को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उसकी जमानत होती। फिर इसी किस्म के और कांड वो आदमी करता है और फाइनली उत्तर प्रदेश की उस जेल में पहुंच जाता है। और अब देखिए जेलों के अंदर से क्या क्या होता है। जैसे पिछले दिनों से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर खास तौर पे जो जेलों के अंदर की करप्शन सामने आ रही है, उसी कड़ी में इस शख्स की गवाही हम आपको दे सकते हैं, सब दिखा सकते हैं। वो इतने उसके वीडियोस, छोटे छोटे उसकी तस्वीरें, उसके मैसेजेस, प्रेस की कटिंग्स, टीवी चैनल्स पे उसके ऊपर हुए डिबेट, और जो उसके खिलाफ केसेस थे वो कैसे कैसे चले, आर्म्स का सीजर कैसे हुआ, कैसे पकड़ा गया, वो हथियार जो उत्तर प्रदेश से लेके मुंबई आ रहा था, क्यों, कैसे और कब, वो सब पकड़े गए। लेकिन ये आदमी आज भी, अब रमज़ान का महीना, उस आदमी ने रोज़े रखे हुए। 2-3 दिन पहले अपने सेल से, वो अपने सेल के अंदर, अपने कमरे के अंदर जो रोज़ा खोलने के समय क्या खा रहा है उसकी तस्वीरें भी वो शेयर कर रहा है। और नीचे उस वीडियो तस्वीरों में लिखा हुआ है, आई मिस माई फैमिली। तो दोस्तों, ये सब कुछ आज के दिन में जेलों में और जेलों के बाहर चल रहा है। कौन है ये शख्स, क्या नाम है उसका, इसकी पूरी कहानी आपको कल सुनाएंगे। शायद 2-3 एपिसोड बनेंगे, क्योंकि ये एक सीरियस इशू है। हम जैसे आप रिसर्च करते हो किसी सब्जेक्ट की, उसमें आप एक केस स्टडी लेते हो, उस केस स्टडी में आप सब डिस्कस करते हो कि एक आदमी की ज़िंदगी में कैसे कैसे क्या क्या होता है, और वो आदमी अल्टीमेटली एक गैंगस्टर बन जाता है। इसलिए इस कड़ी का नाम हमने मेकिंग ऑफ अ गैंगस्टर रखा है। कैसे बनते हैं गैंगस्टर, कैसे सिस्टम उनका साथ देता है, कैसे कानून लाचार नज़र आता है, कैसे सोशल मीडिया सोशल नहीं एंटी सोशल मीडिया बन के उभर के सामने आता है, कैसे उन लोगों की करप्शन जिनका काम इनको सुधारना होता है, वो चंद पैसों के लिए इनको और बिगाड़ देते हैं, कैसे बड़े अपराधी छोटे अपराधियों को शेल्टर देते हैं, और कैसे छोटे अपराधी बड़े अपराधियों का नाम लेकर उनके बाप बनने के सपने लेने लगते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। इसलिए इस शख्स की कहानी मैं आपको थोड़े विस्तार से सुनाऊंगा, ताकि एक पूरे सिस्टम को, एक प्रोसेस को जो आजकल चल रही है, और बहुत से हमारे नौजवान ऐसे लोगों को देख के क्राइम की दुनिया चुनने के लिए
आमदा हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां अपने परिवार, अपने समाज के लिए हैं। मैं ये एपिसोड सिर्फ उन नौजवानों को और उन माँ बाप के लिए बना रहा हूँ जो अपने बच्चों को समझा बुझा के एक नई जिंदगी दे सकते हैं, और वो भटके हुए नौजवान ऐसी बातों से शिक्षा लेके अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इस शख्स का नाम क्या है, कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, तस्वीरें मैं आज दिखा रहा हूँ, पूरी उसकी कहानी कल से शुरू करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।